जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 2 देखने वाले हैं। और इससे पहले आपका जो है एक वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो हालांकि ये नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है, जो कि हम लोग का ये स्टैटिक जीके जीएस और मैथ, इंग्लिश और हिंदी के प्रश्नों मिलाकर टोटल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाइएगा। और इसका जो क्लास होता है शाम को 8 बजे लाइव होता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको जो PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहला यहाँ से देखिए प्रश्न हम लोग का है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि चकबंदी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चकबंदी होता है वह भूमि का एकीकरण होता है। हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका व संचित किया जाता है। ठीक। और इसका जो किसी भी ग्राम समस्त भूमि को कृषकों के बिखरे हुए भूखंडों के एक पृथक क्षेत्रों में इसको जो है पुनर्योजित किया जाता है। इसको जो है चकबंदी के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी ने, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया है। देखिए यहाँ पर नमक मार्च जो है ये आयोजित किया गया कहाँ। यहाँ हम लोग का भावनगर से दांडी है, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी और अहमदाबाद से दांडी। कौन सा होगा। देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ये अहमदाबाद से दांडी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। देखिए जो दांडी मार्च है ये तो आपको पता होगा, ये जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक हाथ में लेकर जो है नमक, ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। तो ये ऐतिहासिक सत्याग्रह जो गांधी जी के समय थे, इसमें जो ये जो दंडी यात्रा है इसमें टोटल 87 लोगों ने भाग लिया था। ठीक। जो कि साबरमती अहमदाबाद से लेकर के एक समुद्र तटीय गांव है दांडी, वहां तक पैदल चल के उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1919 को नमक हाथ में लेकर जो है विरोध कानून का भंग किया। इसको जो है नाम दिया गया नमक सत्याग्रह या फिर दंडी सत्याग्रह, इसका नाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। देखिए जो लोसूंग या लोसांग त्यौहार ये ज़्यादातर हर साल आपको ये दिसंबर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक। यहाँ पर हरियाणा है, सिक्किम है, केरल है और पंजाब है। सभी लोग आंसर करिएगा जो भी आपको आंसर याद हो। तो यह जो है लोसांग आपको जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक। यहाँ पर ऑप्शन आपका एक और रख। देखिए जो ये त्यौहार है तो ये फसल कटाई, ये जो फसल की कटाई की जो खुशी में यानी कि जश्न के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है लगातार 4 दिनों तक जो है ये चलते रहता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो यह किसके द्वारा लिखा गया, यह जो लिखा गया था अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक। और इस बुक में जो है मलेरिया के मच्छर के जो है तहकीकात की गई है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, सभी लोग आंसर करिए। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये कब आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। तो इसी रूप में उनका जो है उनकी जयंती के रूप में जो है ये 31 अक्टूबर 2014 से मनाने का घोषणा लिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है यह राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से यानी कि 31 अक्टूबर 2014 से ये मनाने का घोषणा लिया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। चलिए अगला प्रश्न है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो वहाँ की मुद्रा जो है वह बिर्रा है। ठीक। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी बताइए। अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पर ब्यूनस आयर्स होगा। ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यहाँ पर देखिए संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं।
यहाँ पर 5 देश का नाम दिया गया है एक में, और फिर बी में देखेंगे 5-5 का जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। तो आपको बताना है कौन कौन से हैं वो। तो वह है आपका संयुक्त राज्य, फिर यूके, और यहाँ पर यूके है, रूस है, और फ्रांस है, और चीन है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए, डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ये जो है प्रत्येक 2 वर्षों के लिए जो है सदस्य 5 अस्थायी, और इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तो हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया। तो ये जो प्रमुख संशोधन किया गया था ये 2005 में किया गया। कब किया गया? ये 2005 में। ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ से बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, आपको याद रखना है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका जो वर्णन है भाग 4 में। आपको याद रखना है भाग कितना, भाग 4 में, और अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वर्णन है। अगला यहाँ से देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं। देखिए यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जब भाषा तैयार हुआ था तो उस समय जो टोटल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन समय समय पर इसका जो संशोधन कर करके अब जो है 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। तो उसमें पूछा गया है कि उस समय जो है कौन सा नहीं था, तो इसमें हम लोग का फारसी जो है नहीं है। ठीक, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, तो ये फारसी नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। तो यह किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उनका कार्यकाल जो होता है 4 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर कुतुबउद्दीन के ऐबक, यहाँ पर कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो वह जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। देखिए जो कुतुबउद्दीन ऐबक थे, तो देखिए ये कुतुबउद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इन्होंने जो गुलाम वंश की स्थापना की, और इनका जो शासन था वो 1206 से लेकर ये 1210 तक रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान जो है कुतुबउद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1913 से 14 में हुए ताना भगत। देखिए यहाँ पर जो ये ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो जतरा भगत है। देखिए यहाँ पर ये जो ताना देख रहे हैं आप, ये आंदोलन का नाम है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि ये आंदोलन का नाम है, और व्यक्ति का नाम है यहाँ पर जतरा। ठीक, जतरा जो था ये व्यक्ति का नाम था, और ये जो ताना है ये आंदोलन है। और ये जो आंदोलन है तो यह आपका उच्च दर और चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था, जो कि यह है कब हुआ था ये आपको ये जो शायद 1900 देखिए यहाँ पर ये आंदोलन जो है जतरा भगत ये ताना भगत का, तो ये 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1914 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए बस आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, ये जो ताना है ये आंदोलन का नाम है, और ये जो यात्रा है ये एक व्यक्ति है, जैसे कि बिरसा मुंडा थे, महात्मा गांधी थे, और कोई थे, तो उन्हीं के जैसा ये नाम है, और ये जो आंदोलन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। देखिए यहाँ पर भारत में जायद फसल के रूप में गेहूं की खेती की जाती है। अगला प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण
अनुसार है, कौन सा है? तो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ देखिए, हाइड्रो नहीं बल्कि यहाँ से हाइग्रो। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 19 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन मध्य प्रदेश में स्थित यहाँ पर यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ से जो हम्पी स्मारक समूह है ये शामिल नहीं है। बाकी जो खजुराहो स्मारक, सांची में बौद्ध स्मारक, भीमबेटका, ये सभी जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो वह मैक-मोहन रेखा है। कौन? मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन आपका ये जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई? तो ये विमुद्रीकरण जो हुआ ये भी हाल ही में हुआ है कि यहाँ पर 8 नवंबर 9 नवंबर है। और देख लीजिए ये तो कंफर्म है कि 2016 में है, लेकिन बहुत से कन्फ्यूजन रहेंगे कि 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर। तो इसमें एक्यूरेट समय बताइए आप लोग। इसमें एक्यूरेट समय क्या होगा? इसमें आपका 8 नवंबर होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए देखिए भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद तो 2 बार जो है नोटबंदी हो चुका है। पहला जो नोटबंदी हुआ था 16 जनवरी 1978 को हुआ था, जिसमें जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का जो है विमुद्रीकरण किया था। ठीक, और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जीएसटी लागू की? तो जीएसटी सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ? सबसे पहले जीएसटी जो है ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, और उसके बाद हम लोग का भारत में लगा, और भारत में सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा पेसो है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ से हम लोग का हो जाएगा जकार्ता। ऑप्शन डी करेक्ट से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना ये संबंधित है संगीत और नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह स्कूल जो है ये कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। तो देखिए इसमें से राजस्थान में जो नहीं है वह सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में नहीं है, ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, ये आपको याद रखना है, और ये इसमें गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये डोलू कुनीथा जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? कौन सा इसमें से? तो इसमें से एज ऑफ टाइम। कौन सा? एज ऑफ टाइम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो यह जो प्रतिबंध लगाया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 31 नंबर है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र जो है चुनाव में भाग लेने के लिए कितने होने चाहिए? तो यहाँ से जो है होने चाहिए 18 वर्ष। कितना? ये जो उम्र सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन आपका इसमें ए करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? तो ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गंग राजवंश के शासकों के द्वारा।
अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह शहर कौन सा है? वह है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देखिए यहाँ पर जब डॉक्टर का जब दवा लिखने से पहले वहाँ स्टार्टिंग में RX लिखा होता है, उस RX का मतलब क्या होता है? तो देखिए उसका जो होता है लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लैटिन भाषा में RX एक प्रतीक होता है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक, अर्थात लेना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 35 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण ये निमोनिया होता है। अगला प्रश्न है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है टेबोको मार्बल वायरस। टेबोको मार्बल वायरस आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल का उदाहरण इसमें से ये जो कोहड़ा है ये एक रबी फसल नहीं है। बाकी जो सरसों, गेहूँ, जौ ये सभी रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न हम लोग का कि पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये जो पट्टडकल किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है पट्टडकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से, भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ये चिपको आंदोलन कौन से ज़िला से शुरू हुआ था? तो ये चमोली ज़िला। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए ये उत्तराखंड का एक ज़िला है जो कि चमोली, यहीं से शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुस्सा का मुख्यालय कहाँ है? तो पुस्सा का मुख्यालय दिल्ली है। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि कच्छ का रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। कच्छ का ग्रेट रन जिसको GRK और दूसरा है कि लिटिल रन ऑफ कच्छ यानी कि LRK के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को यहाँ पर घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग हम लोग बात करें तो 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब हमको आगे बढ़ना है कि इसमें से दोनों में से कौन कौन से कथन सही है? तो क्या है कि इन दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हस्तांतरित हुआ था। ठीक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। और जन गण मन इसके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जन गण जो मन है ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया। ठाकुर कहिए या फिर टैगोर कहिए, दोनों एक ही बात है। तो रविंद्रनाथ यहाँ पर जो है जन गण मन भारतीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। यह प्रश्न है कि चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह इस ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? तो ये सतना ज़िले में है। ठीक, ये सतना ज़िला कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, खजुराहो शासकों की राजधानी थी। खजुराहो जो थी वह चंदेल शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और कौन करेगा? चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है। कौन से भाग में? तो ये जो है भाग 3 में निहित है। राष्ट्रीय गान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग ... सेकंड होता है। कितना? तो इसका जो वादन काल होता है ये 52 सेकंड का होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं, क्यों? तो ये छिड़कते हैं घर्षण घटाने के लिए। ठीक, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सही है कि घर्षण जो कम हो तो जो है पाउडर का छिड़काव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त डॉट के द्वारा बनाना चाहिए। किसके द्वारा? तो हमें बनाना चाहिए उसके उबालने में। यहाँ पर उबालने, देखिए यहाँ पर उबालने के द्वारा जो है, जब उबाल दीजिएगा तो उसमें रोगाणु और जीवाणु जो है मुक्त हो जाएंगे, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा देखिए, प्रअस्तर कोशिकाओं या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उसमें होती है, उसलिए जो है कुरकुरी लगती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसमें जो है जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हरित लवक तथा कशाभिका होते हैं। यहाँ पर उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है। तो प्लांट एनिमल यहाँ पर यूग्लिना होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न अंगों में कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिनी। देखिए यहाँ पर शुक्रवाहिनी जो होता है ये पुरुष में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है केल्प। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मुख्य की गुहिकाएँ, रक्त वाहिकाएँ, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो ये सभी जो है सल्की उपकला के द्वारा रेखित किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीचे दिए गए 4 तत्वों में कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपने बाह्यतम कोषों के पूर्ण कर सकता है? तो ये जो पूर्ण कर सकता है, ये पूर्ण कर सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 58 नंबर है कि नाभिक में यहाँ पर संरचित धागे जैसी संरचना कहलाती है। तो वह धागे जैसी जो है क्रोमैटिन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो वह कोशिकांग हो जाएगा लवक। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन में 250 ग्राम जल, और यहाँ पर 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करें, कितना होगा? तो इसका जो परिकलन होगा वह 16.7% होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है, तो दाब जो होता है वो न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 62 नंबर है कि आनुवंशिकता की इकाई है क्या? तो देखिए आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। अगला यहाँ से 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो ये जो आसुत जल होता है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है और ये अनुमति नहीं देता है। कहने का मतलब कि इससे हो ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ईंधन ऊर्जा का स्रोत इसमें से हम लोग का कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला है कि रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है, कौन सा? तो उल्लू जो होगा ये रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है किसका? तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है। कोशिका अंगज जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो आपको सूत्रकणिका कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न है कि बड़े कुक, यहाँ पर कुट
फॉर्म का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए, निम्न रख रखाव की आवश्यकता। दूसरा है कि सिर्फ बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास। और तीसरा है कि सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में बॉयलर को पालने हैं। तो इसमें से हम लोग का सभी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। अगला है कि कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी है? कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु की पैदाइशी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर ... शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यह जो है उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा एक है जो गलत है? तो इसमें हम लोग का गलत कि हम देखा जाए तो यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह कथन गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पादपों की सूची में से 2 अजैव निम्नकरणीय पदार्थ का चयन करना है। ये इसी में से दो जो है आपको निम्नकरणीय पदार्थ का चयन करना है। तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा? यहाँ से देखिए चांदी का वर्क और DDT। कौन सा? चांदी का वर्क और DDT। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का किसे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब ये जाना जाता है यहाँ पर लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रश्न है कि मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए ... द्वारा आरंभ किया गया है। तो यह आरंभ किया गया किसके द्वारा? यह रेल मंत्रालय के द्वारा मिशन 41,000 शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? तो वहाँ की राज्य क्रीड़ा की यहाँ पर खेल जो है मल्लखंब है। क्या है? वहाँ की राज्य खेल मल्लखंब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हिंदी का हम लोग का शुरू होता है, जो कि आपका 5 से 7 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे एक सेट में। तो पहला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? देखिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ये जो ल है ये पार्श्विक है। ठीक, देखिए यहाँ पर पार्श्विक जिसका उच्चारण में है हवा जीव के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए उसको पार्श्विक कहते हैं। सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है? तो ये जो स्वागत होता है ये यण संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि संकर शब्द का अर्थ है क्या? तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा देखना है। देखिए इस बुढ़ापा का संज्ञा क्या होता है? ये जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कर्ता कारक का प्रसंग क्या है? यहाँ पर प्रसंग कौन सा है? तो इसका प्रसंग हो जाएगा ने, कर्ता कारक के ने होगा। मसृण का विलोम, देखिए यहाँ पर मसृण का विलोम क्या होता है? मसृण का विलोम हो जाएगा यहाँ पर रूस। क्या? मसृण का जो मसृण का मतलब होता है मुलायम, तो यहाँ पर हम लोग का रूस का विलोम क्या हो जाएगा? इसका जो है बे यहाँ पर रूस का मतलब कड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 83 नंबर है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसको पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, उसे पत्र पढ़ा जाता है, उससे पत्र पढ़ा जा रहा है। कौन सा सही है? इसमें कौन सा कथन जो है शुद्ध है? तो इसमें हम लोग का शुद्ध जो कथन है कि उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ये वाला शुद्ध है। ठीक, चलिए यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न है और यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैथ का जो प्रश्न है आपको 91 नंबर से लेकर के टोटल 100 नंबर तक जो टोटल 10 प्रश्न होंगे वो मैथ का प्रश्न है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा और इसी वीडियो के अंत में आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और ये प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, 91 का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि √20/√4। चलिए यहाँ से 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा और 93 का यहाँ से आप लोग राइट आंसर 4 कर लीजिएगा डी। चलिए अगला
94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर आपका डी होगा 108। 95 है, तो 95 का राइट आंसर बी होगा, ए बराबर 4%। चलिए यहाँ से 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। और 97 का इसमें राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 5। चलिए 98 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसका पहले फिगर आप लोग देख लीजिए। और चलिए 98 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, यहाँ से आपका 98 का ए होगा। ठीक, चलिए 99 देखिए, 99 का भी राइट आंसर ए होगा। और 100 नंबर का यहाँ से हम लोग का जो कि अंतिम प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर 38 डिग्री होगा। ठीक, चलिए आप लोग इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ हम लोग का सॉल्यूशन है, देखिए ये रहा आपका 91 का। ठीक, √5, फिर आपका 92 का शुरू हुआ और 92 जो है यहाँ ख़त्म हुआ। फिर 92 के बाद यहाँ से 93 है। ठीक, 93, 94 का लंबा 108 हो गया। और 95 देखिए, 95 का यहाँ से 4 हो गया। फिर 96 का इधर है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर। 97 देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और यहाँ से 99 देख लीजिए, 99 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जो कि ये इसका आंसर आया हुआ है। ठीक, और 100 नंबर का ये रहा। ठीक, 100 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 38 इसका राइट आंसर। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का 2 था, और जो सेट 3 है कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।